स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर जियोग्राफी यानी भूगोल और आज की क्लास जिसमें कि हम लोग वैश्विक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने एटमॉस्फेयर बताया था, वायुमंडल बताया था कि वह क्षेत्र जहां तक पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहां तक काम करता है वही पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र जो है कहा जाता है। हालांकि 10,000 किलोमीटर की हाइट तक उसे माना जाता है, जबकि 36,000 किलोमीटर की हाइट के बाद का जो क्षेत्र होता है जिसको कि स्पेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पृथ्वी की ग्रेविटी लगभग जो है 0 हो जाती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा गया है, जैसे कूपर मेखला कहां पर स्थित है या श्रीहरिकोटा किस झील में स्थित है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, या साइक्लोन किस देश का उपग्रह प्रक्षेपक है, या विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहां पर स्थित है, या अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है। जैसे तमाम प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उससे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन को जो है हम लोग प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टडी करते हैं। किस पर? स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे ये सेशन प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, UR राव या सतीश धवन। फटाफट आप सभी लोग जो है कमेंट करेंगे कि भारत के जो है अंतरिक्ष अभियान का जनक किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। सब लोग जो है इसके संदर्भ में अपने अपने जो है आंसर फटाफट जो है कमेंट करेंगे। वैसे आपको बता दें श्री सतीश धवन इसरो के जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और ये वर्ष 1972 से लेकर के और कब तक, ये 1984 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। वर्तमान में श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में और पुलिकट झील में स्थित है। श्री सतीश धवन इसरो के जो है तीसरे अध्यक्ष रहे थे और सबसे लंबे समय तक अब तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है, जबकि जो है शेषन नायक को जो है सबसे कम समय तक सिर्फ 12 दिन अध्यक्ष बनने का मौका मिला और वो वर्ष 2015 में। होमी जहांगीर भाभा, जिनको कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है या परमाणु कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रमों का जनक किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, जो कि प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, जिनकी दुर्घटना फ्रांस में एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। और विक्रम साराभाई जिनको जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई जो कि इसरो के जो है फाउंडर थे। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त वर्ष 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो थुम्बा में। यह थुम्बा कहां पर है? आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम में, और तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है। इसके अलावा विक्रम साराभाई के द्वारा अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न जो है संगठनों की स्थापना की गई और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक दशा और दिशा देने में
इन महानुभाव की जो है बेहतरीन भूमिका रही थी, जिनको भारत सरकार के द्वारा न सिर्फ पद्म पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया, बल्कि इनके नाम से डाक टिकट भी जो है जारी किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? फटाफट सब लोग जो है इस प्रश्न का जो है जवाब देंगे कि पहला उपग्रह, भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया, कहां से छोड़ा गया, किस देश के सहयोग से छोड़ा गया? क्योंकि भारत की तब जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना अधिक जो है उन्नति नहीं हुई थी, प्रगति नहीं हुई थी। तब भारत का जो है हमेशा सहयोगी देश रहा, जिसका नाम था जो है कौन? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ, उन दिनों इसको सोवियत रूस के नाम से जो है जाना जाता था, और सोवियत संघ रूस जो था इसी के सहयोग से कॉसमॉस 3M नामक रॉकेट से किसी भी जो है सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, तो जिससे जो है लॉन्च किया जाता है, जिस रॉकेट से जो है लॉन्च किया जाता है, उसका नाम जो है, जब अपना उपग्रह जो है पहला लॉन्च किया गया, उसका नाम था जो है क्या? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर जो है इसका नाम आर्यभट्ट जो है रखा गया था। कॉसमॉस 3 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया, सोवियत रूस के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला उपग्रह था। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि उपग्रह का मतलब होता है, सैटेलाइट का मतलब ही होता है क्या? जो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ऐसे खगोलीय पिंड जो कि पृथ्वी की चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। जो सैटेलाइट होती हैं, उपग्रह जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, यानी जो है प्राकृतिक उपग्रह, और दूसरे जो होते हैं मैनमेड, यानी जो है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम उपग्रह। और पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। जबकि कृत्रिम उपग्रहों की बात अगर जो किया जाए तो अब तो जो है हर वर्ष जो है सैकड़ों उपग्रह विभिन्न देशों के द्वारा जो है प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। भारत का पहला जो उपग्रह था जिसका नाम आर्यभट्ट था, दूसरा जो था जिसका नाम था जो है भास्कर। क्या नाम था? भास्कर। और इसको 1979 में, कब? 7 जून 1979 को रूस के सहयोग से ही जो है इसे प्रक्षेपित किया गया। और यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। कौन सा था? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। और आप कहेंगे कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होता है? तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो किसी रिमोट सेंसिंग का मतलब ही होता है कि बिना किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए, उस वस्तु से टकरा करके जो प्रकाश तरंगे परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, उनका जो है उनके माध्यम से उस वस्तु के संदर्भ में स्टडी करना, अध्ययन करना, उसका पता लगाना, ऐसा काम जो है रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और ऐसे उपग्रह जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहलाते हैं। जैसे समुद्र के जो है नीचे, उसके नीचे हजारों किलोमीटर जो है नीचे ऑयल है, इस बात का पता जो है पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कोई उपग्रह जो है इसी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उसकी जानकारी जो है प्राप्त कर लेता है। हालांकि रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं अमूमन पृथ्वी के जो है लोअर ऑर्बिट में जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो भारत का पहला सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर। ओवरऑल दूसरा जो उपग्रह था वो कौन सा था? भास्कर था, जो कि 1979 में, और इसे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सोवियत रूस के जो है सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में के कस्तूरी रंजन को रिमोट सेंसिंग का पिता कहा जाता है। किसको? के कस्तूरी रंजन, इनको रिमोट सेंसिंग का जो है पिता कहा जाता है। भारत में तीसरा जो उपग्रह जो किसी भारत में भारतीयों के द्वारा जो है जारी किया गया, लॉन्च किया गया, उसका नाम था रोहिणी, जो 1981 में लॉन्च किया गया। वो अलग बात थी कि सक्सेसफुल जो है नहीं हो पाया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का जो पहला उपग्रह था, वो विश्व का जो पहला उपग्रह था, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च किया गया, कृत्रिम उपग्रह, उसका जो है नाम था क्या? स्पुतनिक प्रथम। क्या नाम था? स्पुतनिक प्रथम। और ये किस देश का था? जी हाँ, रूस का था। इसे कब जो है लॉन्च किया गया? आप कहेंगे 1957 में। कब लॉन्च किया गया था? 1957 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? रूस के द्वारा जारी किया गया था 10 अक्टूबर। हालांकि डेट बहुत कोई माने नहीं रखता है, लेकिन 4 अक्टूबर को जो है इसे जारी किया गया था 1957 को। स्पुतनिक प्रथम ये मनुष्य के द्वारा, क्या कह लो कि ये दुनिया का पहला जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, रसिया ने इसे जारी किया था। और ठीक इसी के 3 महीने बाद स्पुतनिक जो है द्वितीय जो भेजा गया, स्पुतनिक द्वितीय जो है भेजा गया, दूसरा सैटेलाइट, और ये भेजा गया था कब? इसको भेजा गया था नवंबर के महीने में 1957 में। फर्स्ट आप नवंबर के भेजा गया। ये दूसरा जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, इसको भी रूस के द्वारा ही भेजा गया था। और उसमें जो है कुछ जीवों को जो है भेजा गया उसमें स्पेस में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये अंतरिक्ष में जाकर के उधर से आते हैं तो सही सलामत आ जाएं, या इनका जो है तेरही ही करना पड़ेगा। लाइका नामक कुतिया जो है रूस के द्वारा ही भेजी गई थी, अंतरिक्ष का सैर करके वो जो है चली आई। क्या उसका भी जो है जमाना था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में यहां पर पूछ रहा है, क्या सीवी रमन को खगोल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सीवी रमन ये भारत ही नहीं पूरी एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो है वैज्ञानिक थे। कौन? सीवी रमन। एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कोई थे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए यानी लिटरेचर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि सीवी रमन एशिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, जिनको रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जब बताए कि प्रकाश किरणें जो है जब किसी जो है पारदर्शी क्षेत्र से माध्यम से होकर के पार होती हैं, तब जो है उनके वेवलेंथ में जो है डिफरेंस हो जाता है। और आगे चल करके आज भी उन पर जो है बहुत सारे यूज किया जाता है। सीवी रमन के द्वारा इस फैक्ट को बताया गया। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। और जिस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था वो दिन था जो है 28 फरवरी। कब था? 28 फरवरी, जिस दिन की जो है इस क्लास को मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 28 फरवरी को जो है लॉन्च किया गया था, रमन इफेक्ट को की जो है खोज की गई थी। और 1987 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है मूव करते हैं। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन था? पहला, उस स्थान से पूर्व और पश्चिम और दक्षिण समुद्र निकट है। ये कोई बहुत माने जो है नहीं रखता है, लेकिन अमूमन जो है जहां कहीं भी लॉन्चिंग सेंटर होता है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, रॉकेट लॉन्च सेंटर, मिसाइल लॉन्च सेंटर, तो ये प्रयास यही किया जाता है कि वो हमेशा जो है देश के पूर्वी हिस्से में रहे, क्योंकि पश्चिम पूर्व जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव करती है, और उसी के दिशा में किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी मिसाइल को, या कह लो किसी भी जो है स्पेस शटल को लॉन्च करना जो है आसान होता है, क्योंकि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात। और भारत जैसे देश के संदर्भ में अगर जो है आप इंडिया को जो है देखो, तो ये वाला जो बेल्ट हम लोगों का होता है, जो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, अगर किसी कारणवश से जो है ये सक्सेसफुल नहीं भी होता है मिशन, तो उससे जनहानि नहीं होगी और वो जो है समुद्र में ही समा जाएगा। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई मामला हुए नहीं, लेकिन जो थुम्बा है, ये थुम्बा तो बिल्कुल इस वाले जगह पर जो है तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। और इसके पीछे रीजन ये नहीं है ना, ये भी नहीं है,
क्या यह पृथ्वी के जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर जो है स्थित है और इसीलिए यहाँ पर थुम्बा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय वहां पर पहुंचे हुए थे और करीब हजारों करोड़ रुपए की वहां पर अंतरिक्ष परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मामले में तो हालत तेज है, लेकिन ये आप कहेंगे कि भूचुंबकीय विषुवत रेखा क्या होती है, तो विषुवत रेखा क्या होती है पिछली क्लास में जो है मैं आपको पढ़ाया तो बताया कि पृथ्वी को ठीक मध्य से दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लेटीट्यूड को ही जो है इक्वेटर कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं और इसी के समानांतर जो है वह आर्टिफिशियल जो है काल्पनिक रेखा जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी जो है मिनिमम होती है। पृथ्वी की ग्रेविटी जहां पर जो है मिनिमम होती है उसी को कहा जाता है क्या, उसी को जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहा जाता है। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। पिछली क्लास में जब पढ़ाया तो बताया कि हम लोगों का जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इक्वेटर से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर जो है पड़ता है। यानी भारत इक्वेटर से भूमध्य रेखा से जो है उत्तर दिशा में स्थित है और इसी के समानांतर जो भूचुंबकीय रेखा है यानी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेखा है वो बिल्कुल करीब है। इसीलिए थुम्बा यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना वहां हुई है। हालांकि इनके रहते हुए ही इसकी स्थापना की गई थी। अब चूंकि यहां पर जी की वैल्यू जो है मिनिमम है तो यहां से जो है किसी भी स्पेस शटल को लॉन्च करना जो है आसान होगा। हालांकि जो हम लोगों का अंतरिक्ष केंद्र है विक्रम साराभाई, आप नाम सुने होंगे क्या, PSLV या GSLV या SSLV, तो ये सब के सब जो है ये जिसके माध्यम से जो ये रॉकेट के माध्यम से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं उसका जो है निर्माण कार्य जो है और टेस्टिंग यहीं पर जो है सबसे पहले किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है GSLV का मतलब होता है जियो सेंट्रिक व्हीकल्स होता है, लाइट व्हीकल्स जो है होता है और सेम जो है PSLV भी जो है होता है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहां से छोड़ा गया था, बैकओवर से जो है। कब छोड़ा गया था, 7 जून वर्ष 1979 को और ये छोड़ा गया 1979 में, जिसका नाम था भास्कर। क्या नाम था, भास्कर। और भास्कर जो है भारत का दूसरा सैटेलाइट था जो कि रूस की मदद से जो है छोड़ा गया था। पहला जो था उसका नाम था क्या, आर्यभट्ट। और इसको जो है कब लॉन्च किया गया था, आप कहेंगे 1975 में। कब लॉन्च किया गया, 1975 में जो है इसे लॉन्च किया गया। 1975 में लॉन्च किया गया था। पहला मानव मिशन भी रूस के द्वारा ही भेजा गया था और वो भेजा गया था 12 अप्रैल वर्ष 1961 को। 12 अप्रैल 1961 को पहला मानव मिशन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। और ये किस देश के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन रूस के रहने वाले व्यक्ति थे। इनको वोस्टॉक प्रथम नामक स्पेस शटल से भेजा गया था। ये पहले व्यक्ति थे जब जो है अंतरिक्ष में जा करके और अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसीलिए 12 अप्रैल को आप बताने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाए जाने का अनाउंसमेंट किया। अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी उनका नाम था जो है 1963 में गई थी, उनका नाम वेलेंटीना तेरेस्कोवा था। क्या नाम था,
वैलेंटीना, ये तो भूलेगा ही नहीं, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की ही रहने वाली थी और ये गई थी 1963 में और ये गई थी वोस्टॉक, किससे? वोस्टॉक 6 स्पेस शटल से गई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, केप कैनेडी जो कि अमेरिका का जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, बेकानूर अब उस समय रूस में था, अब ये जो है कजाकिस्तान का है। किसका? कजाकिस्तान, क्योंकि वर्ष 1991 में रूस जो है विभिन्न देशों में टूट गया और अब जो है बेकानूर पड़ जाता है कजाकिस्तान में, उस समय रूस का हिस्सा था। श्रीहरिकोटा बताने की जरूरत नहीं है कि ये भारत में है और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछे कि किस झील में है श्रीहरिकोटा तो आप कहेंगे कि पुलिकट झील में है। कौन सा? पुलिकट झील में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में नहीं, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा ये एक द्वीप है और यहाँ पर जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, श्री सतीश धवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का हम लोग देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट क्या होता है? तो अगर जो है किसी भी सैटेलाइट को जो है जिसके माध्यम से स्पेस में ले जाया जाता है उस व्हीकल को ही जो है रॉकेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रॉकेट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका इन्वेंशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है युद्ध के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद के दिनों में इसका इस्तेमाल जो है अब स्पेस की दुनिया में जबरदस्त ढंग से जो है होने लगा और इसमें जो इंजन लगता है उस इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं या इसको हिंदी में निम्न तापी कहते हैं। क्या? निम्न तापी इंजन वो इंजन होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है तरल ऑक्सीजन भरी जाती है और बिल्कुल जो है तरल ऑक्सीजन भरी जाती है और वो भी जो है बिल्कुल निम्न ताप पर भरी जाती है। ऐसे इंजन को जो है क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है जिसमें ईंधन के रूप में ऑक्सीजन होती है और वो लिक्विड कंडीशन में होती है और अपने मिनिमम टेम्परेचर पर होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? स्पेस शटल के रूप में जो है क्रायोजेनिक इंजन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु भट्ठी बताने की जरूरत नहीं, परमाणु रिएक्टर जिसमें कि जो है न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से नाभ की संलयन या नाभ की विखंडन के माध्यम से जो है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ मानव कल्याण के लिए बल्कि कभी कभी मानव विनाश के लिए भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप देखें, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को होता है? आज ही के दिन। कब? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट की जो है खोज किया था, प्रकाश के जो है प्रभाव की, विकिरण प्रभाव की खोज किया था और 28 फरवरी वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की परंपरा जो है शुरू की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीवी रमन को मैंने अभी बताया था कि 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। सीवी रमन उन व्यक्तियों में से थे जिनको जब पहली बार वर्ष 1954 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ इनको भी नोबेल पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ इनको भी भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ था। 3 लोगों को जो है भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ था, उसमें से जो है एक आप सीवी रमन भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है किस राज्य में स्थित है? अभी तो बताया आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील में ये स्थित है। और किस टापू पर, किस द्वीप पर स्थित है? तो जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इसका जो है नाम है और इस पर जो सैटेलाइट सेंटर है उसका नाम श्री सतीश धवन है।
जितनी भी जो है मिसाइल भारत से जो है प्रक्षेपित की जाती हैं वो व्हीलर द्वीप से भेजी जाती हैं। कहां से? व्हीलर द्वीप से जो है व्हीलर द्वीप से भेजी जाती थी, यानी व्हीलर द्वीप से जो है लॉन्च की जाती थी। अब इसका नाम बदल करके जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। और ये जो है कहाँ है? तो आप कहेंगे कि ये ओडिशा के पास जो है स्थित है। तो अमूमन जितने भी जो है मिसाइलें जो है टेस्टिंग होती हैं वो सब के सब जो है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर से होती है, उड़ीसा से। जबकि रॉकेट या फिर जो है हम लोगों के सैटेलाइट जितने भी लॉन्च किए जाते हैं भारतवर्ष के, अब न सिर्फ भारतवर्ष के बल्कि भारत अब दुनिया के दूसरे देशों का भी सैटेलाइट अपने यहाँ से लॉन्च करना शुरू किया। और ये श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, पुलिकट झील से होता है। हालांकि पुलिकट झील का लगभग 70% जो हिस्सा है वो आंध्रा में है और 30% जो हिस्सा है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। इस वाले बेल्ट पर ये पड़ता है। अगर जो है आप मैप में जो है देखें तो इस वाले क्षेत्र पर ये पड़ता है और बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे ये जो है वैज्ञानिक थे। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में, 1983 में। किसके लिए मिला था? तो आप कहोगे कि तारों के जीवन चक्र के सिद्धांत, जीवन चक्र का सिद्धांत इन्होंने जो है दिया था। और उसी के तहत इन्होंने जो है ब्लैक होल के संदर्भ में बताया कि ब्लैक होल की खोज की कि ब्लैक होल बनता कैसे है, वो किस तरह से काम करता है, जिस कार्य के लिए इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और इस तरह जो है खगोल भौतिकी का इनको जनक कहा जाता है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। खगोल भौतिकी होना चाहिए था, ये नक्षत्र भौतिकी इन्होंने दिया है। खगोल भौतिकी के ये जनक कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? तो अगर पूछा जाए संस्थापक कौन थे तो आप कहेंगे विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई थे और यही पहले इसके अध्यक्ष भी बने, जो कि 1969 से इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ओ माय गॉड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वेरी सॉरी, इसको 9 बना देंगे और दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। 9 वर्ष तक जो है विक्रम साराभाई, 9 वर्ष तक जो है विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष बने रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बताएं उससे पहले आप बताएं वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एट प्रेजेंट 2024 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? फटाफट कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे। वैसे हमारी संस्था के द्वारा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जहां से आप अपने तैयारियों को और धार दे सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना बेहतर हुई है। अगला प्रश्न, इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ है? यार बार बार वही श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। जबकि तिरुवनंतपुरम में आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और मैंने बताया कि यहीं पर जो है आपका PSLV या फिर आपका GSLV या SSLV, ये जितने भी जो है रॉकेट हैं यहीं पर तैयार किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। PSLV यानी जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV मतलब जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट था। अभी तो मैंने बताया पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जिसको जो है 19 अप्रैल
75 को 1975 में इसे लॉन्च किया गया था, जब इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। भास्कर दूसरा सैटेलाइट था जिसको 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। रोहिणी भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया ये उपग्रह था और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 1981 में 31 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शैक्षिक उपग्रह एडुसैट का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया? एडुसैट मतलब एजुकेशन के लिए सैटेलाइट का लॉन्च किया गया कब? जो है 20 सितंबर 2004 को। हालांकि उस समय ये जब क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन अब इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल कहां पर स्थित है? आपको पता है कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। अब ये 1997 में अंतरिक्ष की यात्रा पर अंतरिक्ष में ये गई हुई थी कोलंबिया जो है शटल यान से। उसके बाद इन्होंने 2003 में भी जो है यात्रा की। 2003 में ही वापसी के दौरान कोलंबिया जो शटल यान था, वो अंतरिक्ष यान जो था वो क्रैश कर गया और उसमें सवार सभी 7 लोग मारे गए। उसमें आप कल्पना चावला भी थी। कल्पना चावला जो कि हरियाणा के करनाल की जो है रहने वाली थी, और उनके नाम पर कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल का निर्माण जो है कुरुक्षेत्र में किया गया है। कहां पर? कुरुक्षेत्र में किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अगर जो है पूछा जाए कि कौन थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा भी जो है रूस की मदद से ये 1984 में गए हुए थे। 1984 में गए हुए थे। अब भारत सरकार इसरो के द्वारा जो है इसरो के द्वारा अपना गगनयान मिशन जो है भेजा जा रहा है। गगनयान मिशन भेजा जा रहा है और उसके तहत 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उनके नाम आप लोग अगर जो है बता सकें तो ऑल द बेस्ट। बहरहाल अभी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा, पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। दूसरी भारतीय महिला जिनको अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश की है। क्या नाम है? अगर आप बता सकें तो ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अर्थ सैटेलाइट स्टेशन कहाँ है? आवी में है। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखें। रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा होता है? नियोप्रीन होता है। कौन सा? नियोप्रीन जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रॉकेट में इंजन में जो आजकल ईंधन प्रयोग किया जा रहा है वो मैक्सिमम जो है लिक्विड ऑक्सीजन को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? ये भूतुल्यकालिक क्या होता है? तो इसी को जो है भूतुल्यकालिक या जियो साइक्रोनस सैटेलाइट जो है कहा जाता है। जियो साइक्रोनस सैटेलाइट जो है कहा जाता है। और जियो साइक्रोनस सैटेलाइट जो होता है, भूतुल्यकालिक उपग्रह जो होता है, आपको जानकारी के लिए बता दें, उपग्रह जो है 3 प्रकार के होते हैं। उनमें जो है पहला भूतुल्यकालिक उपग्रह वो होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ वैसे तो जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट जितने भी जो है होते हैं सभी के सभी जो है पृथ्वी के चारों तरफ जब परिक्रमा करते हैं, तो एक बात जो है हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये मैटर करता है। और जो सैटेलाइट अर्थ से जितना ही जो है उसकी हाइट अधिक रहेगी, उस सैटेलाइट की स्पीड उतना ही कम रहेगी। और अर्थ से जिस सैटेलाइट की स्पीड हाइट जितनी ही कम होगी तो उसकी स्पीड जो है उतना ही अधिक होगी। ऐसे समझे। अगर जो है सपोज करें कि ये अर्थ है, अपनी अर्थ, और यहां से जो है
करीब करीब जो है 500 मीटर किलोमीटर 500 किलोमीटर की जो है हाइट पर कोई सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहा है। 500 किलोमीटर की हाइट पर यह है। और यहाँ एक सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान सपोज करिए कि 50 केजी है, जबकि दूसरा जो है उसका जो है द्रव्यमान 100 केजी का है मॉस। लेकिन द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है, ये मतलब किससे है? क्योंकि दोनों पृथ्वी से जो है 500 की हाइट पर हैं, इसलिए दोनों की स्पीड जो है सेम एस होगी। लेकिन अगर जो है कोई सैटेलाइट ऐसा है, कोई सैटेलाइट जो है ऐसा है जो कि बड़ा वैसा है, कैसा? जो पृथ्वी के चारों तरफ करीब, अब सपोज कर लो कि ये परिक्रमा जो कर रहा है ये कितने पर है, तो मान लेते हैं कि ये 1000 किलोमीटर की हाइट पर जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, इस जगह पर है। अब ये जितना ही जो है ये दूर होगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर उतना ही कम होगा, ग्रेविटी उतना ही कम काम करेगा, यानी इस पर अर्थ का फोर्स उतना ही कम होगा, और जितना ही फोर्स कम होगा तो इसकी स्पीड जो है उतना ही कम होगी। और स्पीड जितना ही कम होगी तो जाहिर सी बात है परिक्रमा करने में उतना ही अधिक समय लेगा, यानी इसका जो परिक्रमण काल होगा, यानी इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होगा उतना ही अधिक होगा। तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे कि कोई भी उपग्रह द्रव्यमान चाहे उसका कुछ भी हो, आप लोगों से ये प्रश्न पूछता भी है कि उसका जो है मॉस कुछ भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, उसकी हाइट जितनी ही अधिक होगी अर्थ का उस पर जो है आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा, और जितना ही उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जो है उतना ही कम होगी। आपको बताया था F = m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ r से मतलब जो है डिस्टेंस से है, और m1 मतलब मान लीजिए जो है वो अर्थ को, m2 मान लीजिए जो है सैटेलाइट को। तो इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ही कम रहेगी इस पर फोर्स, यानी जितनी कम डिस्टेंस रहेगी इसका मतलब ये वैल्यू उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी तो ये वाली वैल्यू उतना ही अधिक होगी, यानी फोर्स उतना ही अधिक होगा जब जो है सैटेलाइट पृथ्वी से जितना ही कम हाइट पर होगा। और ऐसे सभी सैटेलाइट जो कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर एक राउंड लेने में कितना समय ले लेती है? 24 आवर। कितना समय लेती है? 24 घंटे का। कितना? 24 घंटा समय लेती है। उतने ही समय में अगर जो है कोई सैटेलाइट, सपोज करें कि ये अपनी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कोई एक ऐसा सैटेलाइट जो है मूव कर रहा है, ऐसा सैटेलाइट जो है उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहा है, जो कि 24 घंटे में पृथ्वी का एक राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है। कितने घंटे में एक राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है? आप कहेंगे कि 24 घंटे में अर्थ का एक राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है, यानी इसकी जो परिक्रमण चाल है वो कितनी है? तो परिक्रमण काल है वो कितना है? आप कहेंगे कि 24 घंटा। जबकि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो है एक राउंड कितने में लेती है? 24 घंटे में लेती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये उपग्रह इस वाले बेल्ट पर है पृथ्वी के, तो जाहिर सी बात है जितने समय में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक राउंड लेती है उतने ही समय में ये पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है, जिसके वजह से हमेशा ये इसी वाले स्थान पर जो है हमेशा एक जगह पर जो है बना हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही उपग्रह को कहते हैं क्या? इसी तरह के उपग्रह को जियो साइक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, या भू तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं, जो कि सदैव एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। और ऐसे उपग्रह अमूमन जो है टीवी, रेडियो, टेलीविजन सर्विसेज को जो है बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे जितने भी जो है उपग्रह होते हैं वो सब के सब जो है पृथ्वी के जो इक्वेटर है इससे ठीक 90 डिग्री पर, पृथ्वी के इक्वेटर के ठीक 90 डिग्री पर जो है और उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा यहाँ से जो है ये करते हैं। यानी पृथ्वी का ये इक्वेटर है, इसके चारों तरफ यूं 90 डिग्री पर जो है ये परिक्रमा करते हैं। और अमूमन पृथ्वी से ऐसे जो होते हैं इनकी हाइट करीब करीब जो है
835 किलोमीटर के आसपास की जो है होती है। हालांकि पृथ्वी की ग्रेविटी 36,000 किलोमीटर तक काम करती है, लेकिन 36,000 किलोमीटर के आसपास अगर जो है उस सैटेलाइट को रख दिया जाएगा तो पता चलेगा कि उस पर अर्थ की ग्रेविटी इतनी कम हो जाएगी, आकर्षण शक्ति इतनी कम काम करेगी कि उसको परिक्रमा करना चाहिए था पृथ्वी का, वो न जाने किसकी परिक्रमा जाकर के करना शुरू कर देगा। इसलिए पृथ्वी की ग्रेविटी में वो बना रहे, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बना रहे, इसलिए 36,000 से कुछ जो है कम ही हाइट पर रखा जाता है। और मैक्सिमम जो है सैटेलाइट इस तरह की जो है लॉन्च की जाती है, क्योंकि आज इंटरनेट के लिए, आज जो है जीपीएस सिस्टम के लिए, आज जो है तमाम ऐसे जो है सर्विसेज के लिए इस तरह के सैटेलाइट जो है जारी किए जा रहे हैं। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे जो है पूछ रहा था, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह को स्थापित किया जा सकता है। इस बात को सबसे पहले जो है आर्थर सी क्लार्क के द्वारा जो है बताया गया था। आर्थर सी क्लार्क ही ऐसे जो है पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये बताया गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो है लॉन्च किए जा सकते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकते हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही परिक्रमा करेंगे जैसे नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, परिक्रमा करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। आइए मिला दिया जाए। इसरो बताने की जरूरत नहीं है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। IUCA इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में पड़ता है। 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसको बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये पड़ता है थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम है ये जगह, और ये जो है दिल्ली में तब हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर। दूसरे का दूसरा यानी बी का दूसरा ये नहीं है, ये है पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहां पर स्थित है? कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला सबसे पहले भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आजादी के बाद सबसे पहले विक्रम साराभाई के द्वारा 1948 में स्टैब्लिश किया गया था अहमदाबाद में, जो कि आज भी एज इट इज उसी जगह पर है। बेंगलुरु जो कि हेडक्वार्टर है इसरो का, जग जाहिर है, दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। ये नेविगेशन सिस्टम है विभिन्न देशों का, जैसे आजकल हम लोग जो है जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस अमेरिका का जो है नेविगेशन सिस्टम है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन को जो है बताता है। कंपास नेविगेशन सिस्टम प्रणाली ये उस देश का है, किसका? चाइना का है। चाइना का गैलीलियो यूरोपियन संघ का है, दुनिया जानती है। और ग्लोनस नेविगेशन प्रणाली किसका है? रसिया का है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का कौन सा है? ए का तीसरा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी का कौन सा होगा? चौथा, यानी ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? क्लास के बाद सब लोग जो है, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में उसका नाम जो है लिखें। भारत के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? ओवरऑल ये आज की थी क्लास। आज बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जो है जारी की गई ये पुस्तकें, जिसको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि।